वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज़, अर्थात प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। ये वे प्रश्न पत्र होते हैं, वे क्वेश्चन होते हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हों। जैसे कि जो ये हमारे पास प्रश्न पत्र है, ये है आपका नेट 2004 का। नेट 2004 का प्रश्न पत्र हमारे पास है। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, ये व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न को लेंगे, उसकी पूरी व्याख्या करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न तो आपका निकल जाता है, इसी के साथ साथ 4-5 और प्रश्न निकल जाते हैं। ठीक है ना, एक प्रश्न से ही आपको 5-6 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि एक प्रश्न यहाँ से निकल रहा है, बाकी तथ्य भी आपको बन रहे हैं, तो आप इनको नोट करते रहिए। और बाकी जब परीक्षा में आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरह के तथ्य पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर अभी तक आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, तो उनको भी देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आप हमारे LT टेट के कोर्स के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो होइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। ठीक है, बाकी देखिएगा, हमारा नया बैच बैठ रहा है LT टेट नहीं, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए। ठीक है, नया बैच बैठ रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स की ये शिकायत थी कि वे पहले वाले बैच में एनरोल नहीं हो पाए हैं, तो उन्हीं के समस्याओं को ध्यान में रखकर अब नया बैच हमारा 15 फ़रवरी से शुरू होने वाला है नया। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8219312129। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी आपको, जो भी आपकी इन कोर्स से संबंधित रहेगी। LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए नया बैच बैठ रहा है। जल्द से जल्द आप इसमें एनरोल होइएगा। आपको यहाँ पर सारा कवर करवाया जाएगा, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी होगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न बन रहा है आज का हमारा कि जो माध्यम पत्रिका है, इसके संपादक कौन है। विकल्प में है सत्यप्रकाश मिश्र, नंदकिशोर नवल, काशीनाथ सिंह और रविंद्र कालिया। तो बताइएगा कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा, तो वो विकल्प बी हो जाएगा कि जो नंदकिशोर नवल है, इनके द्वारा माध्यम पत्रिका का संपादन किया जाता था। ठीक है, तो देखिएगा, और भी यहाँ पर तथ्य आपको बता देते हैं। जो कल्पना पत्रिका थी, यह दक्षिण भारत में, रुकिएगा, हाँ, जो कल्पना पत्रिका थी, ये दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्य पत्रिका के तौर पर जाना जाता था। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके संपादक कौन थे, तो ये थे आर्येंद्र शर्मा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इस प्रश्न को पूछा जाता है कि जो कल्पना पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, हैदराबाद से होती थी, और इसके संपादक थे आर्येंद्र शर्मा। कल्पना पत्रिका की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और ये हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। इसके पश्चात आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिएगा, जो माध्यम पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो ये होती थी आपकी पत्रिका प्रयाग से होती थी। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि ये कैसी पत्रिका थी। शुरुआत में ये मासिक पत्रिका थी, कुछ समय पश्चात ये त्रैमासिक पत्रिका हो गई। ठीक है, इसी के साथ ये भी प्रश्न बनता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1964। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके पश्चात देखिएगा, विकल्प डी में है रविंद्र कालिया। जो रविंद्र कालिया है, इनकी भी एक पत्रिका थी, कौन से नाम से, तो ये था नया ज्ञानोदय। ये ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, 2002। ये इसके पश्चात ये भी पूछा जाएगा किस प्रकार की पत्रिका थी, तो ये मासिक पत्रिका थी, और ये कहाँ से निकलती थी, दिल्ली से ये निकलती थी। ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसी के साथ देखिए, आगे नाम आता है यहाँ पर नंद किशोर नवल का। रुकिएगा, इसको मिटा देते हैं, फिर लिखने के लिए ठीक रहेगा, नंद किशोर नवल। तो अगर ये पूछा जाएगा कि जो नंद किशोर नवल है, इनकी पत्रिका का क्या नाम था, तो ये था कसौटी। फिर ये प्रश्न बनेगा कि जो इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, ये 1991 में निकली थी, अप्रैल या जून के आसपास।
और ये कैसी पत्रिका थी? त्रैमासिक। और ये कहाँ से निकलती थी? पटना से, बिहार के पटना से। इसी के साथ देखिएगा थोड़े से और तथ्य को यहाँ से आपको बता देते हैं कि जो माध्यम जो पत्रिका थी ये मासिक पत्रिका थी, त्रैमासिक भी इसे माना जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण राय। कौन थे? बालकृष्ण राय। तो इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। समय इसका 1964 का हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे तथ्य आपको एक प्रश्न में मैंने बता दिए हैं। फिर देखिएगा आगे अगला प्रश्न यहाँ पर है 17। यहाँ पर आपके समक्ष दो कथन दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है क्या ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, सिर्फ अ गलत है, ब गलत है, ये बताना है क्या है, किस प्रकार से है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या कथन दिए गए हैं। कथन एक है रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म होती है। कथन ब है ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिएगा जो रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म होती है, ये सही हो जाएगा। फिर है रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है, जबकि संस्मरण लेखक की स्मृति पर आधारित होता है। रेखाचित्र एवं संस्मरण दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी तथ्य यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इनका भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइएगा। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात सबसे पहले पाली आई, उसके पश्चात प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। चलिए इनके समय की भी हम बात कर लेते हैं। जो संस्कृत भाषा थी तो इसका समय कब से कब तक माना जाता है? संस्कृत का तो इसका समय माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। इसके पश्चात आई पाली। पाली का समय कब से कब तक रहा? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। 1 ईस्वी, यहाँ पर ईस्वी पूर्व नहीं, 1 ईस्वी आएगा सिर्फ। इसके पश्चात यहाँ पर आएगा आगे प्राकृत। प्राकृत का समय क्या रहा है? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये इसका समय रहा। इसके पश्चात आगे आएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय क्या रहा? तो जो अपभ्रंश का समय रहा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो ये इसका समय रहा। ठीक है ना, अपभ्रंश का। फिर जो अंत में आएगी हिंदी। हिंदी का समय क्या रहा दोस्तों? तो हिंदी का समय रहा यहाँ पर आपका 1000 से लेकर अब तक। ठीक है, अब तक की जो भाषा है ये हमारी हिंदी के ही अंतर्गत आती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके समक्ष मैंने सारी की सारी जो रूपरेखा थी वो प्रस्तुत कर दी। सारे के सारे तथ्यों को नोट करते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ मैं। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइएगा। कौन सा कालक्रम सही है विकल्पों के अनुसार? तो जो विकल्पों के अनुसार सही कालक्रम स होगा तो ये हो जाएगा विकल्प स। सबसे पहले सरप्पा आएंगे, फिर गोरखनाथ आएंगे, फिर हेमचंद्र आएंगे और फिर सोमप्रभ सूरी आएंगे। इनका समय देख लेते हैं। समय पूछा जाता है, जो सरहप्पा का समय हो जाएगा यहाँ पर, सरहप्पा का ये होगा इनका देखिएगा 769 ईस्वी। और ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा इनको ये समय दिया गया है, तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया था। फिर आगे आएंगे गोरखनाथ। इनका समय कब से कब तक होगा? 845 ईस्वी इनका समय है और ये समय भी इनको राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ही दिया गया था। अगला जो होगा यहाँ पर देखिएगा हेमचंद्र। इनका समय माना जाता है 12वीं शताब्दी। ठीक है, 12वीं शताब्दी। और पूरा ईस्वी में अगर पता करना हो तो ये होगा 1088 ईस्वी। फिर अंत में आएंगे सोमप्रभु सूरी। कई जगह सोमप्रभ सूरी दिया जाता है, कई जगह सोमप्रभु दिया जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जो समय होगा 1184 का हो जाएगा, 1184 ईस्वी और 13वीं शती इनका समय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाएगा।
कई बार सिर्फ एक ही कवि का समय पूछा जाता है कि जो सरहप्पा का समय क्या होगा, तो ये 769 ईस्वी हो जाएगा और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इसे माना गया है। और जो सर्वमत के अनुसार भी जो सरहप्पा ही हैं सबसे पहले की कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 20 है। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्पों के अनुसार महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी और सत्यवती मलिक। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है तो वो लेखिका हो जाएंगी आपकी महादेवी वर्मा। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं, रुकिएगा। जो महादेवी वर्मा से आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ ये हो जाएंगे कि देखिएगा, जो पहला तो ये हो जाएगा कि ये छायावाद से संबंधित थे, ठीक है ना। छायावाद से संबंधित प्रमुख महिला रचनाकार के तौर पर महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इनकी अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा 2, इनकी जो रचना थी मेरा परिवार, यह रेखाचित्र के तौर पर जाना जाता है, जिसमें इन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों को वर्णित किया है, ठीक है। समय अगर पूछा जाएगा मेरा परिवार का क्या होगा, 1972 इसका समय हो जाएगा। और ये विधा पूछी जाएगी तो ये रेखा चित्र हो जाएगा, रेखा चित्र। और कौन सा, मेरा परिवार, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा इसमें इन्होंने अपने किस किस पालतू पशु पक्षी का जिक्र किया है, तो देखिएगा एक है मोर, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। मोर, जो मोर है ये था, इसका क्या नाम था, नीलकंठ। नीलकंठ। इसके पश्चात जो दूसरा इनका पशु माना जाता है तो वो था यहाँ पर देखिएगा गिल्लू। गिल्लू कौन थी, गिलहरी। गिलहरी। फिर आगे है हिरनी। हिरनी का क्या नाम था, सोना। फिर खरगोश है, इसका क्या नाम था, दुर्मुख। फिर गाय है, गाय का नाम था गौरा। फिर कुत्ता है, कुत्ता का नाम नीलू था। फिर इनका नेवला था, इसका नाम है निक्को। और इनकी एक कुतिया भी थी, उसका नाम रोजी था। और घोड़ी भी थी, घोड़ी का नाम था रानी। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जो महादेवी वर्मा की रचना है मेरा परिवार, इसमें गाय का क्या नाम था या कुत्ते का क्या नाम था, ये पूछे गए प्रश्न है, तभी आपको कह रहा हूँ कि इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न है, इन कवियों का सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। कौन सा कालक्रम सही हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प यहाँ पर कोई भी सही नहीं होगा। कैसे, क्योंकि जो केशवदास सबसे पहले आएंगे, ठीक है ना, केशवदास पहले आएंगे। फिर उसके पश्चात चिंतामणि आएंगे। फिर मतीराम आएंगे, मतीराम जो थे सबसे अंत में आएंगे पद्माकर। ऐसा कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया, जिस कारण ये असंगत माने जाते हैं। तो यहाँ पर इनका समय भी आपको बता देता हूँ, तभी आपको याद रखिएगा। जो केशवदास थे अपने, इनका समय कब से कब तक का माना जाता है, 1555 से लेकर 1617 तक का। अगले जो यहाँ पर रहेंगे चिंतामणि, यहाँ से आपको 2 प्रश्न छोड़ देता हूँ मैं। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है और चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, ये 2 प्रश्न आपने लिखने हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इनको। जो चिंतामणि का समय क्या होगा, 1609 से लेकर 1685 तक। इसके पश्चात अगले होंगे यहाँ पर मतीराम। मतीराम जी का समय क्या होगा, 1617 से लेकर 1701 तक। चलिए यहाँ पर कर देते हैं इसको। इसके पश्चात पद्माकर आते हैं। पद्माकर जी, इनका समय क्या होगा, 1753 से लेकर 1833 तक। तो ये इनका समय यहाँ पर रहता है, इसको नोट करिएगा, भविष्य में आपको ये काम आएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, सही कृति का क्रम पहचानिए या फिर सही कालक्रम पहचानिए। यहाँ पर जो सही कालक्रम हो जाएगा विकल्प ए के अनुसार, सबसे पहले पल्लव, फिर गुंजन, फिर युगांत, फिर युगवाणी।
इनका क्रम हम देख लेते हैं। देखिएगा, ये सारी की सारी जो रचनाएं यहाँ पर हो जाएंगी किसकी हो जाएंगी? पंत जी की। पंत जी की ये रचनाएं हो जाएंगी। देख लीजिए, पल्लव का समय क्या होगा? 1928। फिर जो गुंजन का समय क्या होगा? गुंजन का समय हो जाएगा यहाँ पर 1932। फिर अगली है युगांत। युगांत का समय हो जाएगा यहाँ पर आपका 1936। फिर आती है युगवाणी। जो युगवाणी का समय क्या होगा? 1939। तो ये हैं आपके समक्ष तथ्य रखे हुए, मैंने इनको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इनकी और भी रचनाएं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो पंत जी है इनका समय कब से कब तक का माना जाता है? 1900 ईस्वी से लेकर 1977 तक की इनका जो समय रहता है। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि क्या ये छायावाद के कवि के तौर पर जाने जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक थे। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसी के साथ जो सुमित्रा नंदन पंत है, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किसका? प्रकृति का सुकुमार कवि। इनकी जो रचनाएं हैं, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधुली 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, बाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, चिदम्बरा इसका समय नहीं याद है मुझे, इसका ध्यान रखना। और देखिएगा जो चिदम्बरा है इसको भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी तथ्य महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा हेतु। फिर देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है 23, सेठ बांकेमल किसकी रचना होगी? विकल्प में है पांड्य बेचन शर्मा उगर, यशपाल, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा। तो सही विकल्प कौन सा यहाँ पर होगा? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा विकल्प सी। जो अमृतलाल नागर है इनकी रचना हो जाएगी सेठ बांके लाल। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी और रचनाएं बता देता हूँ। पहले तो ध्यान रखना है इसकी विधा क्या होगी। ये है उपन्यास विधा की रचना, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने वाली ये रचना है। फिर जो अमृतलाल नागर की अन्य रचनाएं हो जाएंगी, खासकर उपन्यास की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहली रचना आती है महाकाल, क्या समय है? 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाचियों बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। ठीक है, इसी के साथ देखिए बाकी के विकल्पों की तरफ भी जाते हैं, एक एक इनकी रचना ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर विकल्प में है यशपाल जी, इनकी रचना एक बता देते हैं दादा कामरेड। ठीक है, इसी के साथ उगर जी की ओर भी जाते हैं, इनकी कौन सी रचना बताएंगे? एक सरकार तुम्हारी आंखों में। इसी प्रकार से भगवती चरण वर्मा जी हैं, इनकी रचना हो जाएगी चित्रलेखा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं। फिर आगे की ओर रुख करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है 24, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, जो ये कहानी है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? विकल्प में है शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश या फिर सृंजय। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, ये रचना हो जाएगी वारेन हेस्टिंग्स का सांड, उदय प्रकाश की ये रचना हो जाएगी। ठीक है ना। बाकी देखिएगा विधा क्या होगी इसकी? कहानी इसकी विधा हो जाएगी। इसी प्रकार से हम जाते हैं शिवमूर्ति जी की ओर, तो इनकी रचना है केसर कस्तूरी। कौन सी? केसर कस्तूरी। समय क्या होगा? 1991 और कहानी संग्रह ये हो जाएगा। ठीक है ना,
कहानी संग्रह। फिर हम रुक करेंगे आगे संजय की ओर, जो इनकी रचना है नंगा। क्या है इसकी विधा? कहानी संग्रह, ये भी हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? 2001। फिर आगे रचना हो जाएगी संजीव जी की। इनकी जो रचना कौन सी होगी? प्रेम मुक्ति। कौन सी? प्रेम मुक्ति। समय इसका 1991 का हो जाएगा और यह भी कहानी संग्रह ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन तथ्यों को भी याद रखिएगा दोस्तों, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तथ्य भी आपकी परीक्षा हेतु हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आज की ये वीडियो हमारी रही। आप अवश्य बताइएगा आपको ये कैसी लगी। ठीक है ना? जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं तो इनको आप अवश्य बताइएगा। ठीक है ना? बाकी जो अगर इंटरेस्टेड हो आप एलटी कमीशन से जुड़ने के लिए और पीजीटी हिंदी के नए कोर्स से जुड़ने के लिए, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर आपको बताया गया है यहाँ पर आप संपर्क करिएगा। तो जो शुरू के कैंडिडेट रहते हैं उनको जुड़ना ही चाहिए, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है। अपनी प्रिपरेशन को जुड़कर हमारे माध्यम से सुदृढ़ कर सकते हैं आप। ठीक है ना? बाकी जो भी आपकी क्वेरी रहेगी तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं 8193121229 पर। बाकी अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।